Hello दोस्तों, a very good afternoon to all, and I welcome you all to the fourth lecture of our history main series, in which today we will be discussing about Gupta time period. Gupta age is regarded as the golden age of Indian history. अब क्वेश्चन इसके ऊपर पक्का से आ सकता है कि इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो गुप्ता एज में से सिर्फ दो क्वेश्चन आए हैं. द फर्स्ट वन वाज इन द ईयर ऑफ 2022. डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. तो आज हम इसको तो डिस्कस कर ही लेंगे जब हम गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कह रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर हम 2017 की बात करें तब एक बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था. हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम पीरियड. तो दूसरा क्वेश्चन पर्टिकुलरली उसके सिक्कों के बारे, जो न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइनेज सिस्टम, जो उस टाइम पीरियड के कॉइन चलते थे, कि अगर हम उस टाइम पीरियड के कॉइन्स की बात करें वो हमारे को इसके बाद कभी भी उस लेवल के सिक्के नहीं देखने को मिले. आपको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को. तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. पर अगर हम ओवरऑल गुप्ता टाइम पीरियड की रेलेवेंस की बात करें और अगर हम आज के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात करें तो उस हिसाब से भी, क्योंकि द प्रोमिनेंस और द रिलायंस इज मोर ऑन द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड्स, और क्योंकि गुप्ता एज के दौरान संस्कृत का रिवाइवल हुआ था, ब्राह्मणिकल कल्चर का, वैदिक सिस्टम्स का रिवाइवल हुआ था, हिंदुइज्म लार्जली का रिवाइवल हुआ है, तो उस वजह से ये टाइम पीरियड हमारे लिए और मेंस 2024 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा. सो दिस इज वन लेक्चर जहां पर आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो पूरा कंटेंट है आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा. अब हम सबसे पहले गुप्ता एज को एज अ गोल्डन एज डिस्कस करने से पहले हम इस सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ रहे. सबसे पहले, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम पीरियड. अब लेटर टाइम पीरियड आप सबको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लेटर टाइम पीरियड का मतलब क्या है. गुप्तास जब खत्म होंगे, गुप्तास का जब डिक्लाइन आएगा तो उसके बाद कौन सी पावर्स आती हैं. तो थोड़े टाइम के बाद जब डिसइंटीग्रेशन की बात करें, लेटर गुप्तास है, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर है, तो इस तरह की सारी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज बनने लग जाएंगे और इसके बाद राजपूत एक बड़ा हमारे को डोमिनेशन देखने को मिलेगा. पर अगर हम राजपूत के टाइम पीरियड की बात करें तो वो सर्टेन सिंबल्स को ही यूज करते थे अपने सिक्कों के ऊपर. सर्टेन सिंबल जैसे कि हॉर्स को, या फिर कोई सिंबल जो जैसे लाइन जो पावर को रिफ्लेक्ट करता हो, तो ये हमारे को जो राजपूत के सिक्के हैं उनमें देखने को मिलता है. बट इन केस वी कंपेयर दिस टू गुप्ता टाइम पीरियड कॉइन्स, तो उनके कॉइन्स बहुत ज्यादा इलेबोरेट हैं कि वहां पर राजा रानियों की तस्वीरें बनी हुई हैं, देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं, राजाओं के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बचाते हुए की तस्वीर बनी हुई है. जैसे आपने समुद्रगुप्त की वीणा की तस्वीर के बारे में देखा होगा. अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो ही इज पोर्ट्रेड एज किलिंग अ लायन, तो उसको भी दिखाया गया है लायन आर्चर टाइप कॉइन्स. एंड एट द सेम टाइम अगर हम उसके अलावा कमोडिटी की बात करें, किस कमोडिटी से ये जो सिक्के हैं बन रहे हैं, या फिर मटेरियल एस्पेक्ट की बात करें ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम पीरियड, आपने पढ़ा है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर मिंटेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ गुप्ता टाइम पीरियड. और इनके बाद जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर जाएगी ड्यू टू हुन्स इन्वेशन. जो ऊपर का सिल्क रूट है वो बंद हो जाएगा. तो वो सारी चीजों की वजह से अब क्योंकि इकोनॉमी डिक्लाइन है, तो उसके बाद मटेरियलिस्ट मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको सिक्के इतने ज्यादा वेल वर्स्ड, वेल डिटेल्ड और उतने ज्यादा क्वांटिटी एंड क्वालिटी के नहीं देखने को मिलते. इसके बाद जितने भी हमारे पास सिक्के आते हैं दे आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी एज कंपेयर टू गुप्ता टाइम पीरियड. तो हमने ये भी कह दिया जो लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक वो इसके बाद हमारे को नहीं देखने को मिलता. एट द सेम टाइम इसके बाद राजपूत के बाद हमारे पास जो प्रोमिनेंट नेक्स्ट प्रिंसिपैलिटी या फिर जो पावर आएगी वो है मुगल्स, या फिर हम दिल्ली सल्तनत की भी बात कर सकते हैं. पर आपको ये पता है कि अगर हम इस्लाम के हिसाब की बात करें, इस्लाम के परसेप्ट्स की बात करें, तो उनके हिसाब से जो आइडलेट्री है, जो मूर्ति पूजन है वो गलत है, वो मूर्तियां नहीं बना सकते. तो मुस्लिम्स या फिर मुगल्स के टाइम पीरियड के अंदर जितने भी कॉइन्स बनेंगे उसके ऊपर सिर्फ वर्सेस लिखी होंगी कुरान की, या फिर आयतें लिखी होंगी. उसके ऊपर कभी भी पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाई जाएंगी. और अगर पिक्चर्स नहीं बनाई जा रही, विच मीन्स दैट कि उतना लेवल ऑफ एक्सीलेंस या फिर डेवलपमेंट नहीं हुई होगी, तो ये भी हम लिख सकते हैं. अगर हम मॉडर्न टाइम पीरियड्स की बात करें, मॉडर्न टाइम पीरियड्स में आपने देखा होगा कि वन 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, इस तरह के सिक्के हैं. सो वन साइड ऑफ द कॉइन इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज द मोनेटरी वैल्यू ऑफ दैट कॉइन, कि वो कितने रुपए का सिक्का है.
पर अगर हम गुप्ताज की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सोने के सिक्के थे, तो वो सोने की वैल्यू के हिसाब से चलते थे। उनके ऊपर कोई भी ऐसी मॉनेटरी वैल्यू नहीं लिखी होती थी। दे रिलाइड मोर ऑन द रिप्रेजेंटेशन सिंबल, जो कि दोनों साइड्स के ऊपर बनाए जा सकते हैं। तो उनका जो मोर प्रोमिनेंस था, उनका जो मेजर फोकस था, दैट वाज ऑन कि हम इसको किस तरह से और डेवलप कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। जबकि आज के जो हमारे मॉडर्न टाइम्स के सिक्के हैं, वो इतना बहुत कुछ नहीं बता पाते। हाँ, एक साइड के ऊपर जरूर हम किसी ना किसी मोटिव को दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 रुपए के सिक्के ऊपर गेहूं बना होता है, वो चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो हमारे समाज को भी दिखाता है। पर यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है दैट हाउ विल यू जस्टिफाई that the level of excellence of Gupta numismatics was not there during the later time periods, आप ये certain points लिख के आ सकते हो। ये मैंने आपको रफली या फिर इन शॉर्ट इसलिए समझा है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो इसकी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ है गुप्ता टाइम पीरियड में से जिसको पूछा जा सकता है। बट इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर न्यूमिस्मेटिक्स के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आप सिर्फ ये 4-5 पॉइंट्स को दिमाग में रखोगे, समझने की कोशिश करोगे कि गुप्ता टाइम पीरियड के सिक्के किस तरह के थे और इसके बाद का टाइम पीरियड कैसा है, वो किस तरह के सिक्के बनाएंगे, तो आप समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से आराम से सॉल्व हो सकता है। आपको सिर्फ एक बार दिमाग में चलाना है। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क फॉर टुडे। जो आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था हड़प्पा के ऊपर लिखने के लिए, नियरली 60 बच्चों ने उस आंसर को लिखा। मैंने आपको चेक करके भी प्रोवाइड किया, टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन राइट एज योर होमवर्क इज दिस क्वेश्चन, सेकंड वन, हाउ डू यू जस्टिफाई द लेवल ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स ऑफ गुप्ता टाइम पीरियड। तो इन केस यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस सीरीज, तो सिर्फ टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाके अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं उस सेक्शन के अंदर जहां पर मैं क्वेश्चन को अपलोड करूंगा। और 3 से 4 दिन के अंदर मैं आपके आंसर को चेक करके दे दूंगा, ताकि 3 से 4 दिन इसलिए लिए गए हैं ताकि मैं हर बच्चे का आंसर चेक करके दे सकूं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गुप्ता टाइम पीरियड। ये आपके लिए प्रॉपर माइंड मैप मैंने बना के दिया है, जो अभी हम कंटेंट सारा पढ़ेंगे समझेंगे। तो हर लेक्चर का, हर टॉपिक का माइंड मैप है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लास्ट में ये आपके रिवीजन के काम आएगा कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ एक माइंड मैप आप जरूर पेपर के पहले देख सकते हैं, 5-10 मिनट लगा के सारे। सो हर एक लेवल के ऊपर मैंने मेहनत करने की कोशिश की है, कंटेंट को बेहतर करने की कोशिश की है, उसकी रिप्रेजेंटेशन थ्रू माइंड मैप्स बनाने की कोशिश की है। और अगर इसके बाद भी आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज हमेशा कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा और ढंग से और नोट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर हम सबसे पहले बात करें कि गुप्ता टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहा क्यों जाता है, पहले इसको ये समझिए। गोल्डन एज का मतलब है कि इनका जो कल्चरल डेवलपमेंट है इस पूरे टाइम पीरियड में वो बहुत ज्यादा है, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि पहले के जितने भी राजा हैं वो प्रोमिनेंटली बुद्धिस्ट हैं। जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, जैसे हम अशोक की बात करें, वो एक बुद्धिस्ट था। तो जो मेजर रिलायंस है वो बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से जो हिंदुइज्म है या फिर जो ब्रह्मैनिकल रिलीजन है वो एक पीछे उसने पुश ले लिया था। पर अब गुप्ता टाइम पीरियड दोबारा से आया, और गुप्ता की अगर हम बात करें, दे कन्फाइन देमसेल्व्स टू द ब्रह्मैनिकल रिलीजन। तो अब ये दोबारा से उसको पुश करेंगे। पर क्या कोई भी टाइम पीरियड खुद ब खुद कल्चर को पुश कर सकता है? नहीं। किसी भी टाइम पीरियड में अगर कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है, उसका मतलब क्या है कि उस टाइम पीरियड में जो लोग हैं वो शांति में है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी में है। और किसी भी एंशंट हिस्ट्री की अगर हम पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बात करें, किसी राजाओं के अंदर वो तभी हो सकता है जब उन राजाओं के पास या फिर उस पूरी डायनेस्टी के पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे आपको क्वेश्चन कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में आए, पर आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये हमेशा बता के आना है कि क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, एक राजा के बाद जो अगला राजा है उसका जो सक्सेशन है वो क्लियर है, एंड एट द सेम टाइम हर राजा अपने आप में एक अच्छा राजा है। जैसे अगर हम शुरू से बात कर लें, चंद्रगुप्त वन, देन वी हैव समुद्रगुप्त, देन वी हैव चंद्रगुप्त टू, और इसके बाद अलग अलग जो राजाएं आते जाएंगे, कुमार गुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारे, ये एक अनसक्सेसिव ब्रोकन लाइन ऑफ चेन है, अनब्रोकन लाइन ऑफ चेन ऑफ सक्सेशन है, जिसकी वजह से इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इनके पास दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये दो चीजें किसी भी एम्पायर के लिए सबसे जरूरी है कि अगर ये दो चीजें होंगी तभी उस टाइम पीरियड का जो कल्चर है, उसका जो लिटरेरी सिग्निफिकेंस है, हर चीज की अगर आप बात कर ले जो कल्चर के अंदर आप काउंट कर सकते हैं, वो प्रमोट हो सकती है। क्योंकि इन लोगों के पास पैसा और टाइम है
कि ये इन चीजों के प्रति डिवोट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए राजा लड़ रहे हैं खुद में, तो वो कल्चर को नहीं देखेंगे, वो ये नहीं कहेगा ना ये पुतला बना दो। अगर उसको पता है कि मैं आराम से गद्दे के ऊपर बैठा हूँ, मेरे साथ मेरे पास बहुत पैसा है, तो उस वजह से इस टाइम पीरियड में कल्चरल जो आपको डेवलपमेंट वो देखने को मिलेगी। तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा सबसे पहले ये बात करनी है दैट ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ गुप्ता टाइम पीरियड, we witness an era where the people or the rulers were able to devote much of their time, energy, and resources towards the cultural upliftment of that time period. आई होप आपको ये जो बेसिक पहले बुनियाद है वो समझ में आई होगी कि हाँ, हुआ क्यों है ये, कारण क्या था इसके पीछे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन बन जाएगा, और जो भी आंसर एग्जामिनर आपका चेक कर रहा होगा आंसर, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ बच्चा ढंग से चीजों को समझा के आगे बढ़ रहा है। अब अगर हम जब कहते हैं कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि कल्चर, कल्चर के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या आ सकता है? अगर आप खुद से सोचने की बात करें, दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी टाइम पीरियड जिसके ऊपर भी आप आंसर लिखे। जैसे जब भी हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं, केव्स हो सकती हैं, स्तूपास हो सकते हैं। कोई भी चीज जो हम आर्ट के रेफरेंस से बना रहे हैं, जिसको सुंदर बना रहे हैं, मटेरियलिस्टिकली फिजिकली बना रहे हैं, वो सारा कुछ ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर आएगा। अब अगर हम गुप्ता टाइम पीरियड की बात करें, सबसे पहले इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को किस तरह से प्रमोशन मिला, तो टेम्पल्स की बात करते हैं। अगर आपने क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ी है, तो जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वहां पर गुप्ता टाइम पीरियड का टेम्पल आर्किटेक्चर आता है, और वहां पर वो देवगढ़ की एग्जाम्पल देते हैं कि देवगढ़ में एक टेम्पल है जो कि गुप्ता टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। अब गुप्ता टाइम पीरियड के जो टेम्पल्स है वो खास क्यों हैं? ऑल्दो वो बहुत बड़े या इलेबोरेट नहीं है, पर वो खास क्यों है? क्योंकि इनके पहले जितने भी टेम्पल्स बनते थे, आइदर वो वुडन स्ट्रक्चर के होते थे या फिर ब्रिक स्ट्रक्चर के होते थे, कि ईंटों को इकट्ठा करके बनाया हुआ है। पर अगर हम गुप्ता टाइम पीरियड से बात करें, तो हमारे को 5 तरह के टेम्पल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि 5 तरह के स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जो कि अल्टीमेटली नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसको हम नॉर्थ इंडिया स्टाइल कहते हैं, वो अल्टीमेटली पहचाना जाएगा कि गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर जो हम नगरा स्टाइल कहते हैं उसको शेप मिली, उसको पहचान मिली, वो एक सर्टेन डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिलती है। और इनके अंदर आप एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं? वी हैव दश अवतार टेम्पल एट देवगर एंड विष्णु टेम्पल एट तिगावा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो इनिशियली टेम्पल्स बनते थे गुप्ता टाइम पीरियड के पहले, वो ब्रिक या फिर वुडन स्ट्रक्चर के थे। पर गुप्ता टाइम पीरियड से वो बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स में बनने लगे, कि बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके उन्होंने टेम्पल्स बनाए, एक सर्टेन शेप दी, एक सर्टेन साइज दिया, और उन्हीं सर्टेन शेप्स एंड साइज को बाकी जगह के ऊपर रेप्लिकेट किया, जिसकी वजह से नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट टेम्पल्स का। उसमें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया और 2 एग्जाम्पल दे दिया। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना, अगर कल को टेम्पल्स के बारे में बात आएगी, आप ये भी लिख लेना, दैट 5 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व्ड, अल्टीमेटली पेविंग द वे फॉर नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट। दूसरे नंबर के ऊपर है केव्स। क्या केव्स आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आएगा? बिल्कुल, क्योंकि आप उसको बना रहे हो। अब केव्स में नेचुरल केव्स हो सकते हैं और मैन मेड केव्स हो सकते हैं। तो मैन मेड केव्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी केव्स बनाएगी। यहाँ पर अगर आपको पता है कि गुप्तास के साथ साथ नीचे साउथ में वकाटकास रूल कर रहे थे, तो वकाटकास के दौरान भी जो भी चीजें बनाएंगे उनको भी हम इसी आंसर में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुप्ता एज या फिर गुप्ता टाइम पीरियड की बात हो रही है, विच इज रफली करस्पॉन्डिंग फ्रॉम 300 सीई टू 550 सी। तो वकाटकास भी इनके कंटेम्पररी, इनके साथ रूल कर रहे हैं। और क्योंकि इनके साथ प्रभावती गुप्ता का पूरा सीन आपने या फिर जो सनेरियो है कि उनकी बेटी का शादी हुई थी वकाटकास के अंदर, वो सुना होगा। तो वकाटकास के डेवलपमेंट्स को हम इनके साथ ही काउंट करेंगे, विच इज ऑब्वियसली अ करेक्ट लॉजिक। तो केव्स की बात करें, वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स, इलोरा केव्स, उदयगिरी केव्स, एलिफेंटा केव्स, ये जितने भी केव्स हैं वो इसी टाइम पीरियड के अंदर बनाई गई हैं। एंड एट द सेम टाइम ये केव्स क्या दिखाती हैं? ये केव्स हमारे को रिलीजियस हार्मनी भी दिखाती हैं, कि जैसे अजंता केव्स बुद्धिज्म के लिए हैं, इलोरा केव्स की बात करें वो तीनों धर्मों के लिए हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उदयगिरी केव्स की बात करें वो सिर्फ जैनिज्म के लिए है। तो हमारे को इससे क्या समझ में आया? कि केव्स को बनाया गया, और ये केव्स अब खुद में ही एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जैसे हम कैलाशनाथ टेम्पल की बात करें इलोरा केव्स के अंदर, जिसको टॉप से बॉटम तराशा गया है,
सिंगल मोनोलिथिक टेम्पल है वो। अगर आप इलोरा केव्स के बारे में जानते हैं, आप इसको मैं इसको साथ में ऐड ऑन भी कर देता हूँ। कैलाशनाथ टेम्पल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल, टॉप टू बॉटम कार्विंग। तो ये सारी पॉइंट्स आप साथ में ध्यान में रख सकते हैं। तो केव्स हमने समझ ली, अजंता केव, इलोरा केव एंड उदयगिरी केव, और उसके साथ आप एक सर्टेन एग्जाम्पल भी साथ में प्रोवाइड कर सकते हैं। अ वेरी रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड्स ऑफ गुप्तास। देन थर्ड वी हैव स्तूपास। अब स्तूपास बुद्धिज्म के कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर हैं, पर बनाने तो पड़ेंगे, तो वो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर आएंगे। तो दो स्तूपास का सिर्फ आप नाम ध्यान में रख लीजिए जो इस टाइम पीरियड में बने हैं। एक तो है चौकंडी स्तूपा एट सारनाथ, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर शायद दिख ना रहा हो। एंड दूसरा हमारे पास है मीरपुर खान स्तूपा इन पाकिस्तान। उस टाइम पीरियड में हमारा पाकिस्तान गुप्ता एज का अंदर टेरिटरी के अंदर ही था। तो ये दो स्तूपास हैं जो कि बुद्धिज्म के लिए बनाए गए थे उस टाइम पीरियड के अंदर। अगर आप सिर्फ ये सारनाथ स्तूपा या फिर चौकंडी स्तूपा एट, जैसे यहाँ पर एक धमेक स्तूपा भी है, वो बहुत सारे रिलेटिव एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पर आप सिर्फ चौकंडी स्तूपा एट सारनाथ ध्यान में रख लीजिए। दैट विल बी मोर देन एनफ, उसके अलावा हमारे को कुछ नहीं चाहिए। देन स्कल्पचर्स की बात करें, स्कल्पचर्स भी गुप्ता टाइम पीरियड में बनेंगे। अगर हर चीज बन रही है तो स्कल्पचर्स तो पक्का बनेंगे। अब इसके पहले गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें, जिसको हम कई बार सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं, क्योंकि सारनाथ के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स किया करते थे। अभी भी हमने स्तूपा की बात की तो चौकंडी स्तूपा एट सारनाथ की बात की, तो सारनाथ वॉज अ वेरी प्रोबेबल एंड अ वेरी मेजर सेंटर जहां से कल्चर के काम किए जाते थे, और यहाँ पर आपको स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो गुप्ता टाइम पीरियड के पहले कौन सा टाइम पीरियड है, वो है कुशानास का। तो हमारे को कुशानास के दौरान गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है, और उसी टाइम पीरियड के ऊपर यहाँ पर हमारे को इंडियन मेनलैंड में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलता है। तो गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर जो स्कूल ऑफ आर्ट बनेगा या फिर जिसके थ्रू स्कल्पचर्स को बनाया जाएगा, वो इन दोनों के अमलगमेशन को हमारे को रिप्रेजेंट करेगा, कि जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको कुछ को लिया जाएगा, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाएगा, एंड फिर अल्टीमेटली हमारे को ये गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिलेगा। अब इसमें बहुत सारे सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं जो आप साथ में डाल सकते हो। कि अगर हम गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, उसमें जैसे हेलेनिस्टिक फीचर्स दिखाए गए हैं, जैसे बुद्धा के जो स्टैचूज के हैवी शोल्डर्स दिखाए गए हैं, मसल्स दिखाए गए हैं, ऐसा कुछ भी आपको गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट या फिर सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट में नहीं देखने को मिलता। गुप्ता और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो ड्रेपरी है, जो कपड़े हैं, वो बॉडी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो ऊपर कपड़ा पहना हुआ है उसके अंदर आपके मसल्स दिख रहे हैं, ये कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट होगा, वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है। पर अगर हम यहाँ पर सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, तो यहाँ पर कपड़ों को कपड़ों की तरह ही देखा जाता है, उसी की तरह यूज किया जाता है। इसके थ्रू आप अपने अंदर के किसी बॉडी पार्ट को या फिर इवन के कपड़ों के ऊपर जो फोल्ड पड़े होते हैं उसको भी नहीं रिप्रेजेंट करते। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और ये है सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा, मथुरा एंड सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, और यही सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट को हम गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं, जो कि इनके टाइम पीरियड के ऊपर बनाया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में कपड़े की जो ड्रेप्स हैं, जो फोल्ड्स हैं, वो दिखते हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में थोड़े कम होंगे, और सारनाथ या फिर गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर इस ये कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएंगे, और कपड़े को सिर्फ एक सिंपल कपड़े की तरह दिखाया जाएगा, और बॉडी के अंदर भी कुछ नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर बॉडी के अंदर, बॉडी के थ्रू आपको मसल्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसा कोई भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी स्कूल ऑफ आर्ट। अगर आपको कल को मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मैंने हर चीज डिटेल में दी हुई है। दैट वेदर विद रिस्पेक्ट टू हेयर, कर्ली हेयर एज अपोज टू द शेवन हेड ऑफ कुशाना बुद्धा स्टैचू। पोस्टर की बात करें तो यहाँ पर हमारे को सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बहुत सारे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं। क्लोथिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कि जितने भी सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट हैं वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली मॉडिफाइड स्कल्पचर्स हैं एज कंपेयर टू कुशाना या फिर गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एंड देन फॉरेन इन्फ्लुएंस,
दोनों ही स्कूल्स ऑफ आर्ट में मथुरा एंड एट द सेम टाइम गंधारा फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं, बट दिस साधना स्कूल ऑफ आर्ट इज कंप्लीटली लोकल मेड, लोकल वेरिएशंस हैं, लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पुराने टाइम पीरियड से हमारे को यहाँ पर दिए गए हैं। अब क्या इसके ऊपर स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पूछा जा सकता है, और हमने उसको एक बार कवर करने की कोशिश भी की, जैसे न्यूमिस्मेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। स्कल्पचर्स के बारे में हमने बात कर ली, और जब मैं नोट्स को पढ़ रहा था तो वहां पर एक स्पेसिफिक रेफरेंस है कि शायद गुप्तास को जो वराहा, जो विष्णु जी का अवतार है, उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार था, और हमारे को ये सर्टेन लेवल्स के ऊपर इसकी डिपिक्शन देखने को मिलती है। द Guptas were particularly attached to Varaha avatar of Vishnu as exemplified by the Varaha panel at उदयगिरी। तो जो उदयगिरी केव्स हैं उसके अंदर ये स्कल्पचर बना हुआ है, और यहाँ पर जो वराहा फॉर्म ऑफ विष्णु है जो कि दुनिया को बचा रहे हैं, ये जो दुनिया की गॉडेस है, मदर गॉडेस, मदर अर्थ गॉडेस है, तो उसको बचा रहे हैं, तो इस तरह से दिखाया गया है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर भी वराहा जो बोर इमेज है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर इसलिए दिया कि कल को अगर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, वो वराह फॉर्म ऑफ विष्णु के बारे में बात कर लें कि गुप्ता आर्किटेक्चर के अंदर इसका हमारे को सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, तो आपके पास हर चीज हो लिखने के लिए, स्पेशली फ्रॉम गुप्ता टाइम पीरियड। तो आई होप आप इन नोट्स को, इन हर एक चीज को ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको समरी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, पर आपको सारे नोट्स एक बार खुद से पढ़ने हैं। द नोट्स आर मेड अवेलेबल एट इन द टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस की। सबसे पहले हमने टेम्पल्स को, देन वी हैव केव्स, एट थर्ड वी टॉक्ड अबाउट स्कल्पचर्स, एंड एट फोर्थ वी टॉक्ड अबाउट स्तूपास। इसके अंदर आप पेंटिंग्स की भी बात कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि वो आर्ट का पार्ट होगा। गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर हमारे को किस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं? म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलती है और फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले फ्रेस्को पेंटिंग्स क्या होती हैं? कि ऐसी पेंटिंग्स जो दीवार के ऊपर की जाती हैं, पर करने से, दीवार के अलावा कपड़े पे भी हो सकती हैं, पर करने से पहले आप उसके ऊपर एक वाइट लाइम प्लास्टर लगाते हो जो कि वेट है, और वेट प्लास्टर के ऊपर ही, जब दीवार गीली है, वो सूखी नहीं, आपने कली की हुई है, उसके सूखने से पहले ही आप उसके ऊपर कलर डाल देते हो, कलर रंग देते हो, और उस डिजाइन वगैरह पेंटिंग बना देते हो, ताकि जब ये पूरी दीवार सूखे, पीछे का चूना सूखे या फिर लाइम प्लास्टर सूखे, तो उसके साथ ही कलर सूख जाए, जिसकी वजह से जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो उसकी लॉन्जेविटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी पेंटिंग्स को जो गीली दीवार के ऊपर की जाती हैं, फ्रेस्को पेंटिंग्स कहा जाता है, और ये हमारे को अजंता इलोरा केव्स के अंदर भर भर के देखने को मिलती हैं। एंड म्यूरल पेंटिंग्स उन पेंटिंग्स को कहा जाता है जो कि दीवार के ऊपर की जाती हैं। तो हम पेंटिंग्स के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक तरह की पेंटिंग की गई है, ऑल्दो स्कल्पचर बनाया गया है पर पीछे पेंटिंग है, तो आप इसको भी एज एन एग्जांपल डाल सकते हो। तो पेंटिंग्स को भी यहाँ पर आप एज अ सर्टेन एडिशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिख के आ सकते हो। देन इफ यू टॉक अबाउट लिटरेचर, लिटरेचर की वजह से कल्चर प्रमोट होता है, तो लिटरेचर के अंदर आपको दो तरह के लिटरेचर देखने को मिलते हैं, वन इज रिलीजियस एंड द सेकंड वन इज नॉन रिलीजियस। अब आपने चंद्रगुप्त टू के नवरत्नास के बारे में पढ़ा है, और उसके अंदर आपने कालिदास जी के बारे में पढ़ा, उसके अंदर आपने अमर सिन्हा जी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अमर कोश लिखी जो कि संस्कृत भाषा की ग्रामर है। तो यही सर्टेन इंडिविजुअल्स के आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख के आने हैं, जो कि इस टाइम पीरियड के बड़े बड़े ऑथर्स थे और जिन्होंने ढंग की किताबें लिखी। सबसे फेमस है कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आप अमर कोशा, अमर सिन्हा जी के बारे में लिख सकते हो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। The Gupta period was a golden age of Indian history marked by the revival of Sanskrit as the prominent court language, क्योंकि इसके पहले दूसरे टाइम पीरियड थे, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता था, तो पाली लैंग्वेज ने एक अपस्टेज ले ली थी, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। कालिदास जी का जो ड्रामा है शकुंतला मेघदत्त, इसके बारे में बहुत ज्यादा रेफरेंस है। डंडिन, काव्य दर्शन एंड दास कुमार चरिता, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षसा, वत्स्याना, काम सूत्रन, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, ये सारा जो वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स है, दिस विल कम अंडर द हमारा नॉन रिलीजियस वर्क्स, और आज तक ये फेमस है, आज तक चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस पूरे टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन लिटरेरी वर्क्स भी कहा जाता है। देन अगर हम रिलीजियस वर्क्स की बात करें, तो इसमें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पुराणास की अगर हम बात करेंगे, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ये सारे इसी टाइम पीरियड के अंदर फाइनलाइज किए जाएंगे। महाभारत, रामायणा की बात करें, वो भी अल्टीमेटली उनका जो फाइनल शेप उसको इस टाइम पीरियड में दिया जाएगा। जैसे आप काम सूत्रा की बात करें, उसको आप एज अ रिलीजियस वर्क अगर देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर और अगर हम लिटरेचर की बात करें, दोनों के अंदर ही अगर भर भर के डेवलपमेंट हुई है, सो करेक्टली इट इज अ गोल्डन एज।
देन अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, आपको मैंने पढ़ाया है कि महरौली के अंदर आयरन आयरन पिलर है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें जिसके अंदर समुद्रगुप्त के जो कॉन्क्वेस्ट हैं वो लिखे गए हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है कि 3 फेजेस के अंदर इसने इंडिया को जीता। तो इट इज अ वर्क ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओनली, टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि वो आयरन पिलर है, वो आज तक रस्ट डाउन नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई भी जर नहीं लगी, तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम साइंस की बात करें तो ये टाइम पीरियड जब आर्यभट्टा दुनिया के ऊपर हैं, चरक हैं, शूद्रक हैं, तो ये सारे जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, जैसे अगर हम आर्यभट्टा की बात करें, so he wrote works on pi, Earth revolution theory around sun, which was called as Surya Siddhanta. And at the same time, we can talk about Varahamira, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजिकल चीजों के ऊपर लिखा है। वर्क ऑन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी कॉल्ड एज बृहत समिति एंड पंच सिद्धांतिका। ये सारे जो नाम है मैंने आपको सिर्फ सर्टेन गिने चुने नाम यहाँ पर दिए हैं ताकि आप अपने पेपर में उसको ऐसा एज एन एग्जांपल डाल के आ सको। तो प्लीज ये एक चीज ध्यान में रखना। देन वर्क ऑन मेडिसिन, चरक के बारे में आपने सुना होगा कि चरक ओथ अब दी जाती है डॉक्टर्स को, अभी रिसेंट चेंजेस किए गए हैं। तो ये चरक संहिता वो भी इस टाइम पीरियड के ऊपर कहा जाता है कि लिखी गई है, जिनको फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। अगर हम सुश्रुता की बात करें, सो ही इज द फादर ऑफ सर्जरी ऑफ इंडिया, कि इन्होंने अपनी जो किताब लिखी सुश्रुत संहिता, उसके अंदर सर्जरी के बारे में लिखा है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन के बारे में लिखा है, वेरियस फॉर्म ऑफ सर्जरीज या फिर ट्रीटमेंट्स के बारे में लिखा है। तो बहुत सारा काम हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेहरौली पिलर, उसके अलावा गेम ऑफ चेस, देन कॉल्ड एज चौतरंगा, इज सेड टू हैव बीन ओरिजिनेटेड इन दिस टाइम पीरियड। तो चेस अगर हमने बात की है, अगर हम डेसिमल पॉइंट सिस्टम की बात करें, जीरो की बात करें, तो वो हमारे द्वारा इसी टाइम पीरियड में दिया गया है। तो आपके पास न्यूमरस एग्जांपल्स हैं, आपको इसी तरह से डाल के आना। अगर कल को आपको मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो ये सारा कंटेंट वहां पर डाला जाएगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें, अब ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि जब वो गोल्डन एज की बात करते हैं तो वो सिर्फ अच्छा अच्छा लिख के आते हैं। तो क्या सब कुछ अच्छा था? कि जब हम गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कह रहे हैं सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, सब कुछ अच्छा क्या है? नहीं। 3 मुद्दे हमारे को ऐसे देखने को मिलते हैं जिसपे गुप्ता टाइम पीरियड खरा नहीं उतरता। वो सबसे पहले मुद्दा है स्लेवरी का, कि जो गुलामी का कंसेप्ट है वो इस टाइम पीरियड के ऊपर बहुत बड़ा बन गया। और हमारे को एक बहुत सुंदर कीवर्ड देखने को मिलता है, विष्टि, जो कि पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, जहां पर लोगों को फोर्सफुली एज अ लेबर करवाई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ स्लेवरी, तो उसको विष्टि कहा गया। सो द कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी बिकेम मोर वाइड स्प्रेड विद स्लेव्स ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी दैट कुड बी इनहेरिटेड एंड कुड ओनली बी फ्रीड थ्रू मैन्युमेशन, कि जब उनका जो सरदार है, जो उनका मालिक है, वो कहेगा कि तुम अब फ्री हो, तभी वो फ्री हो सकता है, उसके अलावा वो इनहेरिट होता जाएगा। तो स्लेवरी का जो कंसेप्ट है वो और भी ज्यादा एवोल्यूशन के साथ डिग्रेड होता जा रहा है, जो कि हमने यहाँ पर देखा। देन वी हैव सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, की समाज वर्ना सिस्टम के अंदर किस तरह से बटा हुआ है। तो हमारे को फाहिन जो इस टाइम पीरियड में विजिट करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू, तो वो लिख के जाता है कि हाँ, अब इस टाइम पीरियड के दौरान चंडेलास के अगर मैं हालात देखूं तो उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है और उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। Social stratification became more rigid with Fayan's account noting an increase in the number of untouchables, especially Chandalas, and a more vigorous practice of untouchability. And at the third place, we have women. वुमेन एम्पावरमेंट इस पूरे टाइम पीरियड में हमारे को पीछे जाती हुई दिखती है, कि वुमेन को डिसएम्पावर किया जा रहा है, उसको और ज्यादा दबाया जा रहा है। द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन विद वुमेन बिकमिंग मोर सबॉर्डिनेट टू मेन एज एग्जाम्पलीफाइड थ्रू कामसूत्र। कामसूत्र वत्स्यायन ने लिखा है, हमने उसको लिटरेचर के अंदर लिखा। द गुप्ता पीरियड ऑल्सो सॉ द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस ऑफ सती, और ये कहां पर हुआ है? एरन के अंदर, ये भी हमने पढ़ा है। ऑफ अ विडो आफ्टर अ हस्बैंड, दैट एज डिस्कस्ड इन द बृहस्पति स्मृति। So the Gupta age stands as a testament to India's cultural and intellectual heritage. While it was marked by significant advancement in art, architecture, literature, and sciences, it also faced social challenges. This era's legacy of achievement and complexities continue to shape and inspire Indian history and culture. आज तक हमारे को गुप्ता टाइम पीरियड का रेलेवेंस या फिर लिंकेजेस देखने को मिलते हैं। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिंकेजेस समझाया था कि लिंकेजेस अगर किसी भी टाइम पीरियड में आए तो आप उसको सोचेंगे कैसे, आप उसको एग्जीक्यूट या फिर लिख के कैसे आएंगे। सो देर आर 2 होमवर्क्स दैट यू नीड टू डू। द फर्स्ट होमवर्क इज दिस क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पीवाई को दिखाया, जो आपको लिख के आना है। हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन द लेटर टाइम पीरियड? एंड दूसरा है कि आपको प्रेजेंट डे लिंकेजेस क्या क्या देखने को मिलती हैं
from Gupta time period in today's world. Question 1 is PYQ of Gupta numismatic, and question 2 is linkages to present day society from Gupta time period. कि आज के अगर हम समाज की बात करें और अगर हम गुप्ता टाइम पीरियड के समाज की बात करें तो हमारे को क्या लिंकेजेस या फिर सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, या फिर उस टाइम पीरियड ने क्या इम्पैक्ट डाला है। यहाँ पर ये समझो कि पेपर में क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको लिखना नहीं आएगा, ऑल्दो आपको क्वेश्चन जितना ही मर्जी आसान लगता हो। अब मैंने आपको पूरा कंटेंट करवा दिया है गुप्ता टाइम पीरियड का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वही सबसे जरूरी है। सिर्फ कंटेंट सुन के आपका मीन्स नहीं निकलेगा, दैट इज वन थिंग दैट आई नो फॉर श्योर। तो आप टेलीग्राम चैनल के अंदर जो हर दूसरे तीसरे दिन क्वेश्चन पोस्ट होता है वहां पर अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। द ओनली आइडिया इज दैट कि बच्चे लिखें एटलीस्ट, तभी मेरा कंटेंट पढ़ाने का फायदा है। और ऐसे कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए जहां पर आपको कंसाइज वे में मैक्सिमम मैं आउटपुट देने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। एंड एट द सेम टाइम जैसे आप माइंड मैप्स को देखोगे तो माइंड मैप्स लास्ट में इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप कल को जब आप मान लीजिए पेपर के जस्ट हफ्ता पहले रिवीजन करने के लिए जा रहे हो तो आप सिर्फ माइंड मैप्स को देख सको। अगर आप इस माइंड मैप्स को देखोगे, अभी आपने जो सारा कुछ पढ़ा, जैसे डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल, केव्स, स्तूपास एंड स्कल्पचर, यहाँ पर सारे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हमने वहां पर पढ़े। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, नॉन रिलीजियस वर्क एंड रिलीजियस वर्क, यहाँ पर एग्जैक्टली हर वो चीज एक्सप्लेन की गई है जो हमने पूरे कंटेंट में देखा। देन डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट वी हैव क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, कि ये भी हमारे को ध्यान में रखने कि सब कुछ गोल्डन नहीं था। तो माइंड मैप सबसे खास चीज है कि जो आप पूरा कंटेंट को पढ़ने के बाद आप लास्ट में माइंड मैप को संभालोगे कि सिर्फ ये देखना है। उसके अलावा इसी तरह से आपकी जो मोस्टली चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी। और मैं आशा करता हूं कि आप इस हिस्ट्री मेन सीरीज से आपको फायदा हो रहा होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा विद रिस्पेक्ट टू मीन्स, विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग, एंड विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू कैन कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर फॉर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि ये आसान है। अब आपने पूरा गुप्ता आर्किटेक्चर, पूरा गुप्ता कल्चर समझ लिया। क्या इसमें कुछ भी मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास कंसाइज नोट्स नहीं होते, हम ढंग से मेहनत नहीं करते, तो हमारे को लगता है हर चीज मुश्किल है, पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ढंग का लगा होगा। आपके पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो प्लीज आप पूछ हमेशा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट डू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको हर चीज यहाँ पर मिल जाएगी। और अगला सेशन हमारा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर रहेगा, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और एक टॉपिक को उसके साथ डिस्कस भी करूंगा। टोटल 2 लेक्चर्स विल बी फोकसिंग ऑन वी विल बी फोकसिंग ऑन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, और उसी तरह से फिर आपका एंशियंट अलोंग विद मिडिवल, उसके सारे कल्चर के साथ आपका लगभग 6 क्लासेस में तैयार हो जाएगा। नोट सारा कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। एंड मैं आशा करता हूँ कि काश इसमें से ही एक आधा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, कि एटलीस्ट हमारी मेहनत रंग ले आएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच।